और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हम सभी अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी न किसी व्यवसाय को अपनाते हैं। वो कार्य, वो व्यवसाय में हमें सफलता तब मिलती है जब हमारी उसमें रुचि हो। और रुचि कैसे पैदा होती है? जिस भी विषय की हमें अच्छी खासी जानकारी होती है तो हमारा रुझान उस तरफ होता है। आप खेती बाड़ी का काम करते हैं, हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी जानकारियों को, खेती जगत में हो रहे विभिन्न प्रकार के नवाचारों को, नई तकनीकों को इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज भी हम कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारियां लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम में सबसे पहले वक्त होता है खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। काजरी ने आईटी आधारित खेती के लिए तैयार किए 8 मॉडल। पशुपालन शासन सचिव ने भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर का किया दौरा। और नए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना से बचेंगे करोड़ों रुपए। काजरी जोधपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने आईटी आधारित खेती के 8 मॉडल तैयार किए हैं। अर्बन शहरी क्षेत्र के लिए विकसित इन मॉडलों से बेमौसमी रसायन मुक्त सब्जियों का उत्पादन संभव हो सकेगा। प्रदेश के किसानों को अपनी आम भाषा में आईटी आधारित सब्जी फसल उत्पादन की जानकारी भी मुहैया होगी। वहीं लागत से लेकर उत्पादन तक का गणित भी किसान अपनी आंखों देखी कर सकेंगे। वैज्ञानिक इसमें किसानों के मददगार बनेंगे। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर के वैज्ञानिकों ने परिनगरीय क्षेत्र के किसानों के लिए 8 मॉडल तैयार किए हैं। संस्थान के वैज्ञानिकों का कहना है कि आईटी आधारित तकनीक संरक्षित संरचना से थोड़ी खर्चीली जरूर है, लेकिन एक बार के निवेश पर सालों साल सलाद और सब्जी के काम आने वाली फसलों का उत्पादन लिया जा सकता है। काजरी के निदेशक डॉक्टर ओपी यादव का कहना है कि यह भारत का इकलौता प्रोजेक्ट है जिसमें बरसाती पानी और सोलर एनर्जी का उपयोग किया जा रहा है। अब तक देश में हाइड्रोपोनिक्स के अधिकांश मॉडलों में आरओ के पानी का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन संस्थान के वैज्ञानिकों ने आरओ की जगह पॉली हाउस की छत से बरसाती पानी को एकत्र कर उपयोग में लिया है। वहीं पंप और फैन चलाने के लिए ग्रीन एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं। इन मॉडल से 10% जल व्यय पर सब्जी फसलों का भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। काजरी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि प्रोजेक्ट के तहत हाइड्रोपोनिक्स के साथ साथ एरोपोनिक्स, वर्टिकल टावर, डच बकेट, एरो बकेट, कोकोपीट आधारित सहित 8 मॉडल संस्थान के वैज्ञानिकों ने तैयार किए हैं। उन्होंने बताया कि उत्पादित सब्जी फसल पूरी तरह से केमिकल फ्री है, साथ ही सॉयल लेस भी है। सिंचाई के लिए बरसाती पानी का उपयोग हो रहा है। इस पद्धति से खीरा ककड़ी, शिमला मिर्च, चेरी टमाटर, पुदीना, स्ट्रॉबेरी, सलाद पत्ता, ब्रोकली, गोभी वर्गीय सब्जियां, तुलसी आदि के साथ साथ माइक्रोग्रीन की पैदावार की जा सकती है। पौधों को पोषण देने के लिए सभी आवश्यक 17 पोषक तत्वों को उचित मात्रा में मिलाकर मिश्रित किया जाता है। फिर इस मिश्रण को फसल और फसल अवस्था के आधार पर दिन में कई बार स्वचालित पंप के जरिए दिया जाता है। पशुपालन विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान की विभिन्न इकाइयों का अवलोकन किया, साथ ही शोध और अनुसंधान गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। पशुपालन विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर पहुंचे। श्री कुणाल ने संस्थान की विभिन्न इकाइयों का दौरा किया, साथ ही
शोध और अनुसंधान गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। संस्थान के निदेशक डॉक्टर A.K. तोमर ने बताया कि विभाग के अधिकारियों ने दुम्बा भेड़, खरगोश, सिरोही बकरी, अविशान भेड़, मालपुरा नस्ल की भेड़, ऊन प्लांट और फीड यूनिट के साथ साथ एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का भी अवलोकन किया। डॉक्टर तोमर ने बताया कि कई परियोजना के तहत पशुपालकों को निःशुल्क पशुओं का वितरण किया जा रहा है ताकि पशुपालकों की आय बढ़ाई जा सके। वहीं नस्ल सुधार का कार्य भी सुचारू रूप से चलता रहे। उन्होंने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के किसानों की आय बढ़ाने के लिए भेड़ नस्ल अविशान और डुम्बा मेढ़े के पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बीकानेर केंद्र के माध्यम से उन्नत नस्ल की भेड़ और मेढ़े पशुपालकों तक पहुंचाए जा रहे हैं। इस मौके पर पशुपालन विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने संस्थान द्वारा विकसित तकनीकियों को तेजी के साथ किसानों तक पहुंचाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि संस्थान अपनी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करे ताकि गांव ढाणी के किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। फसल उत्कृष्टता और उद्यानिकी के घाय परीक्षण केंद्रों की स्थापना पर सरकार खर्च नहीं करेगी। राज्य सरकार ने पूर्व में स्थापित ATC और COI केंद्रों पर ही नए केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की बजट घोषणाओं को धरातल देने के लिए कागजी तकमीना तैयार किया है, जिससे किसानों को लाभ भी होगा और सरकार का भवन निर्माण पर एक नया पैसा खर्च नहीं होगा। केवल नए सेंटरों पर अधिकारियों को पदस्थापित करने के साथ ही रिसर्च और ट्रेनिंग का कार्य शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि सरकार ने इस साल के बजट में अंजीर पर रिसर्च के लिए सिरोही में उत्कृष्टता केंद्र स्थापना की घोषणा की है। इसके लिए कृषि विभाग ने जमीन का चयन कर लिया है। वहीं सवाई माधोपुर में खुलने वाले अमरूद उत्कृष्टता केंद्र कम प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया जाएगा। यह केंद्र पूर्व में स्थापित फूल उत्कृष्टता केंद्र के अंदर ही स्थापित किया जाएगा, जिससे किसानों को अमरूद के साथ साथ देशी विदेशी फूलों की खेती के बारे में भी एक ही स्थान पर जानकारी मिल सकेगी। इसी तरह टोंक में स्थापित होने वाले एपीकल्चर सेंटर भी देवड़ावास में स्थापित किया जाएगा। बता दें कि देवड़ावास में अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र पहले से स्थापित है। मधुमक्खी पालन का सेंटर भी इसी के भीतर खोला जाएगा। ऐसी ही सूझबूझ राज्य सरकार ने उद्यानिकी के क्षेत्र में खुलने वाले घाय परीक्षण केंद्रों के लिए भी दिखाई है। आगामी वर्ष में बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर और जोधपुर जिले में स्थापित होने वाले उद्यानिकी के घाय परीक्षण केंद्र को भी पूर्व स्थापित ATC पर ही खोला जाएगा। इसके तहत बीकानेर में खारा फार्म, जोधपुर में रामपुरा, भरतपुर में मलिकपुरा और उदयपुर में सलुम्बर में ये केंद्र खोले जाएंगे। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक उन सभी विशेषज्ञों से बातचीत कराते हैं जिसका संबंध खेती बाड़ी से हो। पिछले दिनों हमारी टीम राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान तबीजी अजमेर गई और वहां के वैज्ञानिकों से बात की। इस समय सौंफ की फसल में कटाई का कार्य चल रहा है। कटाई के उपरांत किस प्रकार की बातों का हमें ध्यान रखना है, इनके विपणन किस प्रकार से होता है, मूल्य संवर्धन क्या है, बाजार की क्या व्यवस्थाएं हैं, इन सभी विषयों पर हमने बात की। आइए देखते हैं इस पे हमारा ये विशेष कार्यक्रम। सौंफ के खेत में है और सौंफ के अम्मल मुख्य छत्रक जैसे जैसे अपन आते हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सौंफ का पौधा है और सौंफ में अम्बल ये छत्रक आते हैं। छत्रक में मुख्य छत्रक, मुख्य छत्रक के बाद में दूसरे छत्रक आते हैं। और इसकी जो अब हमारे जहन में आना चाहिए कि इसकी कटाई कब करें, तो इसको छत्रक कहते हैं। छत्रक जब पीला पड़ने लग जाए और इसका दाना भी अगर फोड़ के देख सकते हैं। अब जब दाना फूट के दो भागों में बढ़ जाए, उसकी जो नमी, अब इसमें पानी नहीं निकलना चाहिए और पीला पड़ना, थोड़ा सा पीला पड़ने लग जाए, जब इसको काटना चाहिए, ताकि अपने नुकसान कम से कम। ज़्यादा उसको सुखा देंगे तो वो झड़कर इसमें खेत पर गिर जाएगी। तो काटने के पहले अपन को बहुत चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। पहले तो सुबह प्रातःकाल 10 से 12 बजे के बीच में काटना चाहिए, ताकि आपकी फसल कम से कम कटे, कम से कम झड़े। और झड़ने के बाद में आपको ये
बीजे मसाले की फसलें, इसमें सौंफ भी आती है। ये बहुत हाई वॉल्यूम लो वॉल्यूम क्रॉप है और ये किरानों की फसलों के रूप में जानी जाती है। इसको ज़मीन पर आप नहीं काटें, काटने के हम दराती से काट कर आप नीचे तिरपाल बिछाकर उसमें इसको एकत्रित करें। एकत्रित करने के बाद में इसको खलिहान पर ले जाएंगे। खलिहान पे भी अपन को ये ध्यान रखना है कि 2 तरीके से इसकी थ्रेसिंग करते हैं। एक तो मैनुअल, जिसको अपन डंडों से पीट देते हैं, इसके दाने नीचे गिर जाते हैं और डंठलों को हम बाहर निकाल देते हैं और उसको हवा में उसकी ओसाई कर लेते हैं। और दूसरा, आजकल बहुफसलीय थ्रेसर आ रहे हैं, जिसकी मदद से सौंफ को अपन काट कर ले जाएंगे तो उसको उसमें पूरे डंठल से ही डालेंगे तो पूरा जैसे गेहूँ और अपने सरसों निकलती है, इसी इस प्रकार आपको सौंफ की को भी निकाला जा सकता है। और बहुत अच्छा थ्रेसर है। उसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है, 5-6 लाख के आसपास आता है, परंतु वो बहुफसलीय थ्रेसर होता है जिसकी मदद से आप काट सकते हो, थ्रेसर निकाल सकते हो। अब थ्रेसर निकालने के बाद में आपको ध्यान रखें कि इसको अपन मार्केटिंग तक कैसे ले जाएं। मार्केटिंग बहुत बड़ा इशू है। आप जब आप उसको थ्रेसिंग कर लेंगे तो ग्रेडिंग, हमारी एक मशीन होती है ग्रेडिंग में, आप ग्रेडिंग कर लेंगे तो छोटी जो इसका देखिए आप, जैसे आप इसको फसल को देखेंगे, जैसे ये अम्मल है, ये अम्मल पूरा पका हुआ है, ये आधा कच्चा हुआ है, तो ये छोटा दाना निकलेगा तो ये मार्केट के लिए ये ग्रेडिंग में निकल जाएगा। परंतु इसको जब मार्केट में जब अपन जाएंगे तो जो होटल में अपन खाना खाते हैं तो खाना खाने वाली फसल छोटी होती है और जिसमें दूध होता है वो अच्छी लगती है। ये फसल को आप इस प्रकार 2 भागों में बांट सकते हो, एक तो बीज के लिए और एक खाने के लिए, जिसको आप लखनवी सौंफ कहते हैं। लखनवी सौंफ या हरी सौंफ एक ही बात होती है। कुछ लोग लखनवी कह देते हैं, कुछ हरी सौंफ कह देते हैं। परंतु इसमें जो लखनवी सौंफ को हम हार्वेस्टिंग दूधी अवस्था पर काटते हैं। अब काटने का इसमें जो अपन अम्मल है, अम्मल को भी, इसको भी 2 कटिंग कर सकते हैं अपन। जैसे ये अभी हरा हुआ है, इसमें दूध की मात्रा है और दूध की मात्रा जब ज़्यादा होती है और इसको अम्मल को काट कर अपन उसको डंडियों पर सुखा देंगे छाया में, तो छाया में सुखाने पर उसकी जो दूध की मात्रा और उसमें मिठास आएगा, उसका कलर भी हरा बना रहेगा। तो इस प्रकार की जो हरी सौंफ आएगी, उसको लखनवी सौंफ कह दो या हरी सौंफ कह दो, उसकी मार्केट में भी जैसे अभी 12,000 है, तो जो हरी सौंफ है उसका मूल्य आपको 20,000 के आसपास मिल सकता है। ये तो मार्केट है। और आप हरी सौंफ को काट कर सुखाएंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, बजाय आप उसको सुखा कर काटेंगे। जैसे सूखने वाला आप दूसरा अम्बल पर चलते हैं अपन, जैसे ये अम्बल आपका अम्बल कटा हुआ है, कटा होने के बाद में अब इस प्रकार की सौंफ काटेंगे तो इसका भाव आपको कम मिलेगा, परंतु ये बीज के लिए परफेक्ट है। और ये जो दूसरा अम्बल है या इस प्रकार का अम्बल है, तो ये आपको लखनवी सौंफ के लिए सही है। तो आपको क्या करना है, आपको डिसाइड पहले करना है कि मेरे को हरी सौंफ के लिए बेचना है मार्केट में या आपको सीड के लिए बेचना है। इस प्रकार की फसल को काट के बेचेंगे तो आपका मूल्य 12,000 के आसपास मिलता है। और जैसे आप लखनवी सौंफ, जिस प्रकार को हरी सौंफ को कहेंगे आप, उसको छाया में सुखाकर उसको अपन उसका हरा कलर भी रहेगा, उसमें स्वाद भी ज़्यादा रहेगा, उसमें एसेंशियल ऑयल भी ज़्यादा रहेगा, तो वो आपको मिठास लगेगी, उसका भाव ज़्यादा मिलता है। उसके बाद में अपन आते हैं कि इसका भंडारण कैसे करें। भंडारण देखिए किसान भाइयों, आप जानते हो कि ये सभी मसाले की फसलें हैं, इनमें जो मॉइस्चर परसेंट वो 9 से 10% रहना चाहिए जब भंडारण करते हैं। और आपका भंडारण गृह अच्छा होना चाहिए, इसमें एरिएशन होना चाहिए, उसमें कोई भी जानवर नहीं घुसे, उसके जो पक्षी के बीट वगैरह या कोई भी आप बिल्ली या कुत्ते हैं उसके आसपास नहीं घूमें, ताकि वो आप आजकल जैसे एक्सपोर्ट करेंगे। अब ये जो बीजे मसाले की फसलें, इनको जब अपन सौंफ की बात करें तो ये ज़्यादा अपन 80% तो खुद खाते हैं, परंतु 20% अपन ज़्यादा बाहर भेजते हैं। बाहर भेजने पर वहाँ पे सुरक्षित एंड क्लीन, सेफ एंड क्लीन सीड चाहिए। उसके लिए आपको तिरपाल पर बिछाए, आपकी जो थ्रेसिंग करे उसको थ्रेसर पक्का होना चाहिए, थ्रेसर से करे, ग्रेडिंग करना चाहिए। ग्रेडिंग के बाद में आपको ये जो इसमें कोई तरह का केमिकल नहीं होना चाहिए, केमिकल फ्री होना चाहिए, केमिकल रेजिड्यू फ्री होना चाहिए। जब बाहर भेजते जैसे अमेरिका है, यूरोप है, जापान है, इन कंट्रियों में बेचेंगे तो वहाँ पर इसमें 3 तरह के देखते हैं। हमें कोई कंटामिनेशन नहीं है, बायोलॉजिकल कोई कंटामिनेशन नहीं है, इसमें कोई फिजिकल कंटामिनेशन नहीं है और कोई केमिकल कंटामिनेशन नहीं है। तो ये 3 से फ्री होना चाहिए। तो ये अपन को शुरू से ही ऑर्गेनिक उस पर खेती करना चाहिए। और ऑर्गेनिक के साथ साथ में अपन को यदि लास्ट अभी पकने वाली है ये जो फसल है, ये 150 दिन की फसल है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी कोई भी स्प्रे नहीं करना चाहिए। स्प्रे अभी जरूरत भी नहीं होती है, पर कई बार किसान भाई अपनी उपज को या किसी दुकान को कहने पर वो स्प्रे कर देते हैं। तो अभी ऐसी स्टेज है जिस पर कोई स्प्रे नहीं करना चाहिए।
स्प्रे करने पर यदि स्प्रे कर दोगे तो ये बीज में आपका जो केमिकल डालेंगे वो बीज में जमा हो जाएगा, और वो बीज में जमा होने के बाद में जब वो बाहर जाएगा तो वो डिटेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बाहर अपन जो सौंफ को भेजते हैं तो वो टेस्ट होके जाती है, और यदि आपने वहाँ पे डिटेक्शन किया तो टेस्ट में आपको केमिकल पाया गया तो अपना पूरा का पूरा कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन बातों को अपन को ध्यान में रखना चाहिए। साथ साथ में इसको अभी बीज को अपन एक तो बीज को अपन निकाल कर मंडी में बेचेंगे तो साफ़ सुथरा होना चाहिए, अच्छा ग्रेडिंग किया होना चाहिए, ताकि आपको अधिक से अधिक मूल्य मिले। अब दूसरा ये है कि आप इसमें वैल्यू एडिशन भी करते हो। बीज बेचने से आपका जितना प्राइस नहीं मिलेगा, इसमें कुछ जैसे छोटी छोटी पैकिंग में आपने इसको बीज को पैक कर दिया, साफ़ सुथरा होना चाहिए। और इसमें मान लो कुछ जैसे इसका RTS भी बनता है, वैल्यू एडिशन मूल्य संवर्धन की बात करें तो आपको इसमें कुछ चीज़ें जैसे बिस्किट बनता है, इसका मूल्य RTS बनता है, इसका स्क्वैच बनता है, ये बनाकर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाते हो। तो ये सौंफ ऐसी फसल है जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी आमदनी बढ़ा सकती है। तो ये एक ऐसी फसल है जिससे आप आराम से दुगनी या तिगनी आपकी आय कर सकते हो। इसके बारे में आप सौंफ का कुछ जैसे आप सौंफ ली आपने, सौंफ को आपकी मार्केट में नहीं बिकी तो भंडारण का भी एक उचित तरीका होना चाहिए, ताकि आपका सौंफ आप दूसरे मार्केट में बेचेंगे या बाद में बेचेंगे तो भंडारण का आप तो सबसे पहले तो साफ़ सुथरा करके होना चाहिए। उसको आप बोरियों में भर के रखें, दरवाज़ा आपके जो आपका एक स्टोर रूम में रखें, ताकि वहाँ पे कोई कुत्ता बिल्ली या जानवर या किसी तरह का उसमें निष्कासन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार आप ये ध्यान, छोटी छोटी चीज़ें हैं परंतु बहुत अहम चीज़ें हैं, ताकि आप इन चीज़ों को यदि आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बीज मसालों या सौंफ की फसल को आप अच्छी तरह से लाभ कमा सकते हैं। और सौंफ के साथ साथ में इसके और भी फसलें हैं जिनको आप भंडारण में ध्यान रखना चाहिए। तो सौंफ विशेष तौर से ये सौंफ में ऐसी बीज मसाले की फसलें हैं जिनको आप अच्छी तरह से छोटा उत्पाद करके बड़ा पैसे कमा सकते हो। इसमें आप मूल्यवर्धन संवर्धन कीजिए। मूल्य संवर्धन के बाद में इसको आप इसमें जो एसेंशियल ऑयल होता है उसमें भी निकाल के बेच सकते हो आप। इसमें ओलिरोजन भी होता है, उसको भी निकाल के बेच सकते हो। तो ये सेकेंडरी मार्केट्स कह सकते हो आप, ये सेकेंडरी मार्केट है जिसको आप अपना सकते हो। हमारे राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र में सभी प्रकार की ट्रेनिंग भी दी जाती है। यदि आप यहाँ पर आकर उचित समझते हैं तो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ सभी तरह लोग टीम होती है और आपको बुआई से लेके कटाई से लेके मार्केटिंग तक कैसे अपन सौंफ का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें। और ये फसल अपन जिस वैरायटी में खड़े इसका नाम है अजमेर सौंफ 2। हमने यहाँ 3 वैरायटी भी डेवलप कर रखी है, जो अजमेर सौंफ 1, अजमेर सौंफ 2, अजमेर सौंफ 3। तो ये बहुत इसका अम्ल देखिए आप, बहुत कॉम्पैक्ट है और बहुत अच्छा, इसमें एसेंशियल ऑयल भी ज़्यादा है। तो आप इस प्रकार की किस्में का चयन कर अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। और इसमें बीमारियां भी कम लगती है। बीमारियों के लिए भी लेमुरिया ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट है। और इसमें आप ये 180 दिन की फसल होती है, ये 150 दिन की आप अपन देख रहे हैं इसमें शॉप में, इसमें खेत में खड़े हुए हैं। तो इन सभी छोटी छोटी चीज़ें हैं परंतु बहुत अहम रोल अदा करती है, इसलिए आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, सौंफ आजकल जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कभी बरसात आ जाती है, कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए पहले तो अपन को ऐसी वैरायटी लेनी चाहिए जो क्लाइमेटिक रिजिलेंट हो, क्लाइमेट की सभी कंडीशनों को झेलने की क्षमता रखता हो और अधिक उत्पादन करने की क्षमता होती है। जलवायु के साथ साथ में आपको जैसे अभी आप जैसे मौसम ख़राब हो रहा है, तो किसान भाइयों अपन को करना चाहिए कि जैसे मान लो आपका 80% भी मैच्योरिटी आ गई तो आपको मैच्योरिटी के टाइम पे काट लेना चाहिए, क्योंकि आजकल फोरकास्टिंग भी होती है, मौसम विभाग फोरकास्टिंग करता है। यदि आपकी फसल को 10 दिन पहले कटनी चाहिए तो उसको 5 दिन पहले काटने पर कोई ज़्यादा खराबा नहीं होगा। तो मौसम को ध्यान में रखते हुए आपको हार्वेस्टिंग करनी है ताकि आपको कम से कम नुकसान हो। साथ साथ में जैसे इस कटिंग के बाद में आपको एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ टेस्टिंग होती है, जैसे हम इसमें आपको केमिकल रेजिड्यू कितना होना चाहिए, केमिकल रेजिड्यू से फ्री होना चाहिए, तो इसका एक टेस्ट होता है जो हर लैब में किया जा सकता है। यहाँ भी हमारे भी है और कई ICAR इंस्टीट्यूट में ये केमिकल रेजिड्यू का लैब है, उसमें आप केमिकल फ्री का सर्टिफिकेट लेके उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट में जैसे अलग अलग यूनियंस है, जैसे अमेरिकन में ISTA जिसको कहते हैं, यूरोपियन यूनियन है, जापान यूनियन है, अलग अलग के अलग अलग रूल्स है। परंतु मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो जो बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट के लिए कोई भी किसी तरह का उसमें दूसरी फसल का बीज नहीं होना चाहिए, किसी तरह का साल्मोन
एस्परजिलस, ये जो फंजाई, ईस्ट, मोड, बैक्टीरिया नहीं होनी है, ये फ्री होंगे तभी आपको आपका जो बाहर जो कंसाइनमेंट जाएगा वो आपका एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये, और जब अपन जैसे आप थ्रेसिंग करते हो तो थ्रेसिंग गोबर से लीप केयर करते हो, तो गोबर से लीप कर करते हो तो उसमें साल्मोनेला होता है, जो एक बैक्टीरिया होता है। यदि साल्मोनेला आपके सीड में एक में भी मिल गया तो वो पूरा का पूरा आपका जो बाहर भेज देने वाला सौंप बाहर भेजेंगे वो सब रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस छोटी छोटी बातों को आपको कभी भी गोबर के उसमें लीप कर इसका खलियान नहीं करें, ताकि आप साल्मोनेला से बचा सकें। और पक्का जो थ्रेसर हो पक्के थ्रेसर पे ही आप अपना करें, ताकि अपना जो सौंप का जो फाइनल उत्पादन है वो आपका साफ एंड सुथरा एंड सेफ एंड क्लीन होना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। और एक्सपोर्ट में इन छोटी छोटी चीज़ें का ध्यान रखकर अपन ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। अंत में मैं किसान भाइयों आपको यही संदेश देना चाहूँगा कि बीज मसालों की फसलें ऐसी फसलें हैं जिनको कम उत्पादन करके ज़्यादा लाभ कमाया जा सकता है, उसमें से सौंफ भी एक है। और सौंफ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, सौंफ में आप अच्छी किस्म का उपयोग करें। सभी जो पैकेज और प्रैक्टिस है साइंटिफिक कल्टीवेशन से करनी है, रो में लगा कर करना चाहिए। और सब आपको खाद उत्पादन, खाद आपका बीज है, आपका स्प्रे टाइम से करना चाहिए और साइंटिफिक विधि से आपको करना चाहिए, ताकि आप अधिक से अधिक लाभ कमाएं। और आपका ज़्यादा से ज़्यादा जब माल आपका एक्सपोर्ट होगा, जो कि इंडिया एक सबसे ज़्यादा निर्यातक देश है सभी बीज मसालों में, सौंफ में भी, तो इसको बनाए रखना आपका एक हमारा और आपका दोनों का जिम्मेदारी है। तो इसको वाकई से निभाएं और आप इस फसल को अपना कर अधिक से अधिक लाभ कर अपनी आजीविका और अपने देश की और अपने राज्य की आमदनी बढ़ाएं। धन्यवाद। किसान भाइयों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए बनाते हैं और हम कोशिश लगातार करते आए हैं कि सभी विषयों को हम शामिल करें, लेकिन हमारे प्रयास के अलावा ऐसे कुछ विषय छूट गए हों जो हमने आज तक कवर नहीं किए हैं और आप उन विषयों के बारे में हमारे माध्यम से जानना चाहते हैं, तो आप अपने सुझाव, अपने विचार हमें लिख सकते हैं इस पते पर। हमारा पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान भाइयों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, घड़ी टिक टिक का इशारा कर रही है, हो चुका है हमारा जाने का वक्त, लेकिन हम कल फिर हाजिर होंगे खेती जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।